So today we are going to discuss about the first aphorism of Organon of Medicine. Actually, this aphorism tells us about the mission of the physician. Uh, Before moving to the aphorism number 1, I would like to discuss one more important question, that why the mission of the physician becomes so important for Hahnemann that he put about it in the top of his book in Organon of Medicine as aphorism number 1. अगर हम डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी देखते हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हैनुमैन साहब जो थे वो एक एलोपैथी प्रैक्टिशनर थे और वो एलोपैथी प्रैक्टिस को क्वाइट करके तब होम्योपैथी में आए थे। तो यहाँ क्वेश्चन अराइजेज होता है कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उन्होंने एलोपैथी प्रैक्टिस क्वाइट किया। तो वहाँ पे एक लाइन लिखता है, ही हैड बिकम कन्विंस्ड ऑफ द इनफ्यूटिलिटी एंड मिस्चीवियसनेस ऑफ करेंट मेडिकल मेथड। मतलब उस समय का जो मेडिकल प्रैक्टिस था उससे हैनीमैन साहब सेटिस्फाइड नहीं थे। इनको लगा कि ये जो मेडिकल सिस्टम है ये अनसक्सेसफुल है क्योंकि ये पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाने के बदले नुकसान पहुंचा रहा है। फिर आगे एक लाइन लिखता है कि सो ही रिफ्यूज्ड टू मेक ए प्रिटेंस ऑफ क्यूरिंग वेयर ही बिलीव्ड ही डिडंट क्योर। इसीलिए उनको जब ऐसा महसूस हुआ कि ये केवल दिखावा है और ये एक्चुअल में क्योर नहीं करता है तो उन्होंने क्या किया, मेडिकल प्रैक्टिस को क्वाइट कर दिया और फिर वो एक नया सिस्टम ढूंढने लगे क्योर का, और जिस कारण से ये होम्योपैथी का डिस्कवरी हुआ। हमने अब तक देख लिया कि उन्होंने क्वाइट क्यों किया एलोपैथी प्रैक्टिस और होम्योपैथी का डिस्कवरी कैसे हुआ। अब हम आते हैं एफोरिज्म पे। तो ये जो एफोरिज्म है वो कहता है कि द फिजिशियंस high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is termed। मतलब कि एक जो फिजिशियन होता है उसका एक और एकमात्र मिशन होना चाहिए कि जो भी सिक पीपुल है उसको क्योर करके और फिर से हेल्दी स्टेट में लाना, यही उसका एक और एकमात्र मिशन होना चाहिए। यहाँ कुछ वर्ड है जैसे फिजिशियन है, मिशन है, इस सब वर्ड का एक अपना स्पेसिफिक मतलब होता है। तो अगर हम बहुत सारा बुक साइड बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत एलोबरेट मतलब दिया है। अगर उस सब को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे सिक और एज इट इज टर्म्ड इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिक का मतलब होता है कि द एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ अनवेल और द फीलिंग ऑफ अनवेल इज कॉल्ड सिक। यहाँ जो सिक है वो है डिजीजेस से डिफ्रेंशिएट इस तरह करते हैं कि जो डिजीज होता है वो कलेक्शन ऑफ सिम्टम होता है, लेकिन सिक क्या है, एक सेंसेशन है, फीलिंग है। हमेशा ऐसा सुनने में आता है सिक पीपुल, डिजीज्ड पीपुल नहीं बोला जाता है, ठीक है। और फिर आगे आता है एज इट इज़ टर्म्ड। तो यहाँ एक दो मतलब यहाँ निकल के आता है। एक तो ये कि जो फिजिशियन को जैसा वो पहले था उस हेल्दी स्टेट में लाना है तो उसके लिए एज इट इज़ टर्म्ड यूज़ हुआ है। दूसरा वो इसलिए यूज़ हुआ है कि जैसा बताया गया है एक डेफिनेट प्रिंसिपल के थ्रू उसी तरह क्योर करना। तो यहाँ दो मतलब निकलता है, दोनों अपने जगह सही है। ये हो गया एफोरिज्म का बात कि जो फिजिशियन है उसका एक और एकमात्र मिशन ये है कि जो भी सिक पीपुल है उसको क्योर करके और पहले के तरह बनाना जैसा बताया गया है उसी आधार पर। ये हो गया फर्स्ट एफोरिज्म। अब इसका फुटनोट है वो काफ़ी लंबा है। हम देखें कि एफोरिज्म में बोला कि मिशन ऑफ द फिजिशियन क्या होना चाहिए। अब फुटनोट में कहता है कि फिजिशियन को पेशेंट के साथ क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि एफोरिज्म में बोला कि फिजिशियन को क्या करना चाहिए, अब यहाँ बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए, मतलब व्हाट नॉट टू डू विथ पेशेंट। चूँकि इसके एफोरिज्म जो फुटनोट था वो काफ़ी लंबा था तो हम इसको पॉइंट वाइज कर दिए हैं ताकि समझने में आसानी होगा और रटना नहीं पड़ेगा। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है बिल्कुल सेम टू सेम जैसा बताया गया बुक में। हिज मिशन इज़ नॉट हाउएवर टू कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम बाय इंटरवेविंग एम्प्टी स्पेकुलेशन एंड हाइपोथेसिस concerning the internal essential nature of the vital force and the mode in which
डिजीजेज ओरिजिनेट इन द इनविजिबल इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसको हमको वाइटल फोर्स के बारे में बताने का ज़रूरत नहीं है कि हमारे इंटरनल मतलब इनसाइड बॉडी में कैसे वाइटल फोर्स काम करता है, कैसा नेचर होता है और डिजीजेस किस मोड में अराइजेस होता है, इस सब के बारे में उसको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है पेशेंट को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नॉर इट इज़ टू अटेम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द फिनोमेना इन डिजीजेस एंड देयर प्रोक्सीमेट कॉज which must ever remain concealed, wrapped in unintelligible word and an inflated abstract mode of expression। अभी वो बोले पहला पॉइंट में कि वाइटल फोर्स या जो हमारे बॉडी में के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है। आगे वो कहते हैं कि जो डिजीजेज हम पेशेंट के अंदर है उसके बारे में भी काउंटलेस एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है कि वो डिजीजेस क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसका अप्रॉक्सीमेट कॉज क्या है, इस सब के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे वो कहते हैं कि विच शुड साउंड वेरी लर्नड इन ऑर्डर टू एस्टोनिश द इग्नोरेंट विलिस्ट सीक ह्यूमनिटी साई इन वेन फॉर एड ऑफ सच लर्नड रेवरी to which the name of theoric medicine is given and for which special professorship are instituted। वो कहते हैं इस लाइन में कहता है कि अगर हम पेशेंट को अच्छा वर्ड बता रहे हैं, मेडिकल टर्म बता रहे हैं, डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं, मतलब उसके सामने अपना नॉलेज प्रकट कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता है। वो एक तरह से थियोरिक मेडिसिन की तरह है, मतलब कि बातों का मेडिसिन जो पेशेंट के लिए यूजलेस है। ठीक है, अब ये देखें हम लोग कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कुछ तो रीज़न हो रहा होगा, तो उसके लिए वो यहाँ एक पॉइंट आता है कि वेयर ऑन सो मेनी फिजिशियन हैव हिटेरोटो एम्बिशियसली वेस्टेड देयर टैलेंटेड एंड देयर टाइम। तो उन्होंने उस समय फील किया कि जो बहुत सारे अच्छे फिजिशियन होते हैं वो अपना समय और एनर्जी इस काम में बर्बाद कर रहे हैं कि मतलब काउंटलेस एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं पेशेंट को, थियोरिक मेडिसिन दे रहे हैं, इनफैक्ट कि मतलब उसके क्योर पे फोकस करने के बदला उसके डिजीज़ पे फोकस किए जा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। ऐसा नहीं करने को उन्होंने कहा ये फुटनोट में। अब कहते हैं आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं, फिर क्या करना चाहिए। वी हैव हैड क्वाइट इनफ एंड इट इज़ नाउ हाई टाइम दैट ऑल who call themselves physicians should at length cease to deceive suffering mankind with mere talk and now begin instead for once to act that is really to help and to cure। मतलब कि अगर कोई अपने आप को फिजिशियन कहता है तो उसको ये महसूस करना चाहिए कि जो मैनकाइंड सफरिंग है उससे केवल बात ना करे और उसके दर्द को समझे, अगर उसका हेल्प किया जा सकता है तो हेल्प करे और उसको क्योर करे। ये उन्होंने लास्ट गाइडलाइन बोला। ये हो गया फुटनोट, मतलब कि जो एफोरिज्म में क्या बोले कि फिजिशियन को क्या करना चाहिए। फिर फुटनोट में उन्होंने क्या कहा कि फिजिशियन को क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ये जो है ये एक आइडियल फिजिशियन के लिए, अगर आप अच्छा फिजिशियन बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे एफोरिज्म ख़त्म हो गया। अब हम एक चीज़ यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे कि कोई भी बॉडी सिक कैसे होता है। तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है वहाँ पे लाइन कि ट्यूमर इन द ब्रेन सो ही इज़ सिक और ही इज़ सिक सो देयर इज़ ट्यूमर इन द ब्रेन। अब इसको समझिए, यहाँ कहता है कि किसी भी बॉडी के अंदर या ब्रेन में ट्यूमर हुआ इसलिए वो बीमार पड़ा या बीमार था इसलिए ट्यूमर था। अब समझिएगा, जो ट्यूमर था वो एकाएक तो नहीं बना होगा, कोई भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा और स्टार्टिंग पॉइंट रहने से पहले भी तो वो ट्यूमर वाले एजेंट के अगेंस्ट एक्सपोज हो रहा होगा। मान लेते हैं कि रेडिएशन से अगर स्किन कैंसर होता है तो हम जनरली भी बहुत सारे रेडिएशन के प्रति एक्सपोज होते हैं, लेकिन हर रेडिएशन कैंसर नहीं कॉज करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है, लेकिन जहाँ पर वो डिफेंस मैकेनिज्म फेल होता है तब हम प्रोन हो जाते हैं कैंसर के प्रति। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो कैंसर होने से पहले हमारा बॉडी प्रोन हुआ। तो वही बात यहाँ कहता है कि हम हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म था कमज़ोर हुआ तब हम बीमार हुए। तो ये बात बिल्कुल सही है सेकेंड की ही इज सिक सो देयर इज़ ट्यूमर इन द बॉडी। आगे लिखता है कि द टिश्यू कुड नॉट बिकम सिक अनलेस सम टाइम प्रायर टू देम हैड बिकम डिरेंज्ड। अगर किसी टिश्यू में कोई ड्रेंस ना हो तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है।
तो ये एफोरिज्म हो गया और फुटनोट हो गया। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि मैंने अच्छे से समझा पाया होगा।